नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही काम का होने जा रहा है। इसलिए मैं सभी मेरे श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में आप आधा घंटे का टाइम मेरे साथ निकालिए और अपने जीवन की जो मैंने अनुभव प्राप्त किए हैं उन सब के बारे में डिटेल से बताऊँगा। आप लोगों के कमेंट्स होते हैं कि बेस्ट बिजनेस आइडिया बताइए दादाजी। मैं आज को 2022 का सबसे बेस्ट बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं, जो मेरा खुद का स्वयं का बिजनेस रहा है। जो बिजनेस मैंने किया है उस बिजनेस के बारे में काफ़ी वीडियोज मैं बना चुका हूं इसी चैनल पर, मगर आज का वीडियो विशेष इसलिए है कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15 टॉपिक के बारे में, 15 टॉपिक्स जिनके बारे में बताऊंगा कि वो कौन कौन से 15 टॉपिक हैं जो एक ही बिजनेस में लागू होते हैं, और उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। बात करते हैं। वीडियो का शीर्षक मैंने रखा है ठेकेदारी सीखो और कमाओ लाखों रुपए, वो भी महीने के। जी हाँ दोस्तों, पैसा कमाना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, और जब पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है तो उसके साथ कोई न कोई बिजनेस या सर्विस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब सर्विस की स्थिति ये है कि बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है। आप कितने भी अच्छे पढ़ लिख ले में ये मान के चलिए कि 6 से 7%, 8% लोगों को ही गवर्नमेंट सर्विस मिलती है, बाकी को 8-10% लोगों को प्राइवेट सर्विस मिलती है। बाकी सारे के सारे बेरोजगार रहते हैं। बेरोजगार क्यों रहते हैं कि उसका कारण है कि एक तो महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई इसलिए बढ़ गई कि आज का युवा, आज का आदमी हर चीज खरीदने की औकात रखता है, चाहे उसके पास धेला नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, मगर उसका ख्वाब ये है कि मेरे पास स्मार्टफोन भी होना चाहिए, मेरे पास बहुत अच्छी साख सुविधाएं होनी चाहिए, मेरी अच्छी गुडविल होनी चाहिए। ये सोच हो गई, और वो होनी भी जरूरी है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं आदमी की कभी पूरी नहीं होती हैं। तो महंगाई के इस दौर में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, और महंगाई का कारण एक और है, पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हो गई, एजुकेशन बहुत महंगी हो गई। जिस बाप ने आप लोगों को पढ़ाया है उन्हें पूछिए कि उनके जेवर तक, गहने तक उन्होंने गिरवी रख के, या यूं कह सकते हैं बहुत मुश्किल से आपको पढ़ाया है, लोन लेकर के पढ़ाया है। ऐसी स्थिति में आपको कोई न कोई बिजनेस करना बहुत जरूरी हो जाता है। इस बिजनेस में मैं आपको जो बेस्ट बिजनेस आइडिया देने जा रहा हूं वो है ठेकेदारी। बात करते हैं ठेकेदारी बिजनेस में। मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगा जो विशेष हैं, जैसे ठेकेदार किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक, कौन कौन से विभाग में ठेकेदारी करें। तीसरा टॉपिक, ये सारी बातें इसी वीडियो में बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तीसरी, ठेकेदारी में कौन कौन से काम आते हैं, कौन कौन से विभाग में क्या क्या काम आते हैं। ठेकेदारी में नए ठेकेदार को लाइसेंस किस विभाग में बनाना चाहिए, और ठेकेदार कितना % तक कमा सकता है। ठेकेदारी बिजनेस में ठेकेदार कितना % तक कमा सकता है, ठेकेदार फेल क्यों हो जाते हैं, बड़ा ठेकेदार बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। और ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन करवाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने रुपए चाहिए, और कैसे करवाया जाता है, कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, जिसे रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं कुछ लोग लाइसेंस भी कहते हैं, और कुछ जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनको भी ठेकेदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसी वीडियो में सारे पॉइंट्स पर बात होगी। ये डिटेल्ड वीडियो है। यदि आपको ठेकेदारी सीखनी है, करनी है, या करना चाहते हैं, या प्रेजेंट में आप ठेकेदारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आधा घंटा मेरे साथ निभाइए
आपको वो मैं ठेकेदारी की अंदरूनी बातें या बारीक बातें या छोटी छोटी बातें जो आपके जीवन को बहुत ऊंचाइयां दे सकती हैं, या यूं कह सकता हूं ठेकेदारी के सीक्रेट्स आपको बताऊंगा जो आपके बहुत काम के होंगे। अब बात कर लेते हैं पहले टॉपिक के ऊपर कि ठेकेदारी में कौन कौन ठेकेदार किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, ठेकेदारी की जो ऑथेंटिक भाषा है वो कुछ और हो सकती है, मगर मेरी नज़र में ठेकेदार उसे कहते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसको ठेका कहते हैं, वो लेता है अपनी नियत शर्तों पर, अपनी कंडीशंस पर और अपनी रेट पर एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को उन कॉन्ट्रैक्ट देने वाले की शर्तों पर और दोनों की शर्तों को मिला करके पूरा करता है, समय अवधि में पूरा करता है और संपूर्ण जिम्मेदारी उस ठेकेदार की होती है। वो ठेकेदार कहलाता है, जिसे कॉन्ट्रैक्टर भी कहते हैं। कुछ लोग उसे सिविल कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, कुछ लोग उसे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, कुछ लोग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कुछ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी कह सकते हैं, कुछ लोग प्राइवेट कंपनीज में रजिस्टर्ड होते हैं, वो प्राइवेट कंपनियों के ठेकेदार कहलाते हैं, मगर कुछ लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो भी रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। अब बात करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का इसमें क्या काम है। देखिए दोस्तों, जिस विषय पर मैं चर्चा करूंगा उसमें सिविल इंजीनियरिंग विशेष महत्व रखती है। एक सिविल इंजीनियर जो डिग्री या डिप्लोमा करके आता है, उसे बहुत अच्छी तरह से निर्माण कार्य करवाने का अच्छा तजुर्बा रहता है। करने का कम रहता है, मगर जिसको करने का तजुर्बा साथ में आ गया वो एक नंबर का ठेकेदार बनेगा। कारण क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आदमी को अभ्यास मनुष्य को अभ्यस्त बनाता है, और जब अभ्यास अभ्यस्त बना देता है तब उसको काम करना इजी लगता है, चुटकियों में काम कर देता है। तो आप भी यदि सिविल इंजीनियर हैं या अनएम्प्लॉयड इंजीनियर हैं तो आपको भी ये वीडियो जरूर सुनना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी कमेंट हो वो आप मेरी चैनल पर भेज सकते हैं और मैं उनका हर एक का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से विभाग में ठेकेदारी करें। जी हाँ दोस्तों, ठेकेदारी करने के लिए एक नहीं सैकड़ों डिपार्टमेंट्स हैं जिन डिपार्टमेंट्स में आप ठेकेदारी कर सकते हैं। उनमें आपका रजिस्ट्रेशन भी बन सकता है और वहां आप रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट ठेकेदारी भी कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं रजिस्टर्ड ठेकेदारी की। रजिस्टर्ड ठेकेदारी यदि करना चाहते हैं आप या रजिस्टर्ड लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो फिर आपको PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसको बोला जाता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसको बोला जाता है, वहां आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, वहां आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम कर सकते हैं। PHED पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसको सामान्य भाषा में राजस्थान में वाटर वर्क्स भी बोला जाता है, जलदाय विभाग भी बोला जाता है, वहां भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे डिपार्टमेंट की, जो नगर पालिका या नगर परिषद भी हो सकता है। आप यदि छोटे काम लेना चाहते हैं तो नगर पालिका या नगर परिषद में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप RSEB यानी राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहां वही काम निकलते हैं, जो डिपार्टमेंट जैसा है वहां वैसे ही काम निकलते हैं। इसकी बात मैं आगे आने वाले इसी वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं इसके अलावा और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, CPWD, IGNP और बहुत से डिपार्टमेंट हैं। एक नहीं सैकड़ों डिपार्टमेंट्स हैं जहां आप रजिस्ट्रेशन करवा करके अपना जो भी कला आपको आती है, जो हुनर आती है। देखिए, ठेकेदारी एक व्यवसाय ही नहीं, एक कला भी है, और इस कला का निखार आपका धीरे धीरे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली बात है, धीरे धीरे आप जो जो काम करेंगे
आपका तजुर्बा बढ़ता जाएगा और आप निखार लाता जाएंगे अपने बिजनेस में। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से काम होते हैं। देखिए, पीडब्ल्यूडी में ज़्यादातर रोड वगैरह के काम होते हैं, सड़कों के काम होते हैं। और सड़क दो प्रकार की हो सकती हैं, डामर की सड़क बोल सकते हैं उसको, और दूसरी बोल सकते हैं सीमेंट की सड़क, जिसको सीमेंट कंक्रीट रोड बोला जाता है, वो भी हो सकती हैं। दोनों में आप यदि जानकारी है तो आप दोनों में काम कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। रोड के दोनों काम कर सकते हैं, यानी सीमेंट रोड भी बना सकते हैं और डामर रोड भी बना सकते हैं। अब बात आती है कि दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है। हाँ, इसी डिपार्टमेंट में बहुत से और काम होते हैं, अन्य काम, जैसे बिल्डिंग वर्क्स। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट, छोटा डिपार्टमेंट है और उनको कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, तो वो पीडब्ल्यूडी में अपनी डिपॉजिट राशि रख देते हैं कि हमें ये निर्माण कार्य करवाना है। चूंकि हमारे पास इंजीनियर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सारे नहीं हैं, तो आप हमें करवा करके दीजिए। तो पीडब्ल्यूडी अपना एक नॉमिनल चार्जेस, जो भी उनका होता होगा, मुझे पता नहीं है कितना होता है, वो लेकर के और उस डिपार्टमेंट के वर्क अपने अधीन करवाती है और उनकी एनआईटी निकाल करके कॉन्ट्रैक्टर से निर्माण कार्य करवाती है। तो रोड के काम होते हैं, सिविल वर्क्स होते हैं, ऐसे बहुत से काम होते हैं, एक नहीं सैकड़ों टाइप के काम होते हैं। अब बात आती है पीएचईडी, जिसको मैंने पहले आपको बताया था, वाटर वर्क्स जिसको बोल सकते हैं, जलदाय विभाग बोल सकते हैं, या पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बोल सकते हैं। ये विभाग मुख्यतः इनका काम होता है पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई, जिसको ड्रिंकिंग वाटर कह सकते हैं, कैटल वाटर भी कह सकते हैं। पशुओं के पीने के लिए पानी की खेल और पीएसपी सीडब्ल्यूटी बनाई जाती हैं, वो काम भी हो सकता है। इसमें मुख्यतः वाटर वर्क्स का ही काम होता है, यानी जलदाय विभाग से संबंधित ही काम होता है, जिसमें पानी की बड़ी बड़ी टंकियां, ऊंचे वाली टंकियां, जिनको आरसीसी ओवरहेड टैंक बोला करते हैं, वो काम मुख्य रूप से होता है। नीचे अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते हैं, जिसको क्लियर वाटर रिजर्वायर कहते हैं। फिल्टर प्लांट्स बनाए जाते हैं, आरसीसी के फिल्टर प्लांट्स बनाए जाते हैं। और इसके साथ साथ पाइपलाइन डाले जाते हैं, खूब मोटी मोटी पाइपलाइंस डाल दी जाती हैं। बिशलपुर परियोजना है, वहाँ बहुत मोटी मोटी पाइपें डाली जाती हैं। इवन 3-3, 4-4 फीट डाया की पाइपलाइन डाली जाती हैं। और जैसे सावा इंदिरा नहर कॉलोनी है, इधर खूब मोटी मोटी पाइपें डाल करके 200 किलोमीटर तक पानी लाया जाता है, नहर का पानी। तो ऐसी स्थिति में पाइपलाइन के खूब वर्क निकलते हैं। और जब पाइपलाइन का काम होता है तो वहाँ आरसीसी ओवरहेड टैंक, सीडब्ल्यूआर और फिल्टर प्लांट भी बनाए जाते हैं। वहाँ क्वार्टर्स भी बनते हैं, वहाँ पंप हाउसेज भी बनते हैं। वहाँ जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन पहले नहीं होता था, आजकल तो ज़्यादातर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन काम हो गया, तो वहाँ किर्लोस्कर पंप वगैरह भी लगाए जाते हैं, यानी डीजल पंप के द्वारा भी पानी पहुंचाया जाता है। गाँव में जहाँ दूर दराज के गाँव होते हैं, वहाँ पाइपलाइन के द्वारा इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होता है, तो वहाँ डीजल पंप लगा करके सप्लाई की जाती है। तो डीजल पंप सेट के भी काम होते हैं, उनकी रिपेयरिंग का काम होता है। इन सारे काम जो है, पाइपलाइन की रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, क्वार्टर्स की मेंटेनेंस है, नए क्वार्टर्स बनवाने हैं, इस तरह के एक नहीं सैकड़ों टाइप के, हजारों टाइप के काम होते हैं। इनमें आप ओपन वेल के काम होते हैं, ट्यूबवेल के काम होते हैं, हैंडपंप्स के काम होते हैं, मतलब कितने काम गिनाऊं आपको, कोई सीमा नहीं है। इन सब की रिपेयरिंग के काम होते हैं। तो टैंकर वगैरह यदि आपके पास हैं तो आप टैंकर वगैरह का कांटेक्ट ले सकते हैं। गाँव में पानी की सप्लाई होती है, गर्मियों के दिनों में जब पानी की किल्लत होती है तो टैंकर इन्हें हायर करने पड़ते हैं पीएचईडी को, और उन टैंकर्स का एक निश्चित किराया या पर ट्रिप का या जो भी उनका है रेट, उस हिसाब से वो कांटेक्ट देते हैं। आपके पास यदि वाटर टैंकर हैं तो ये काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनको मटेरियल इधर से उधर भेजना पड़ता है, तो ट्रक वगैरह हैं आपके पास, जीप कार हैं, तो उनको भी आप किराए पर लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अकाउंट्स का काम करने के लिए भी बहुत से, जैसे वाटर बिल हैं, उनको जगह जगह वितरित करना पड़ता है, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। पाइपलाइन में लीकेज हो रहा है तो उनके ठेके दिए जाते हैं।
हजारों तरह के काम होते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि आरएसईबी में, यानी बिजली विभाग में क्या क्या काम होते हैं। तो बिजली विभाग में भी बहुत से काम हैं, क्वार्टर वगैरह बनते हैं, ऑफिसेज वगैरह बनती हैं, बिजली विभाग की कॉलोनियां बनती हैं, उनमें सड़कें होती हैं। इसके अलावा उनके पोल वगैरह, नए पोल जो पोलिंग करते हैं तो उनको पोलों को गाड़ने का, उनका वायरिंग का काम होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन जहाँ नई जगह होती है तो वो भी बहुत काम होते हैं, इनके ठेके दिए जाते हैं। बिजली के बिल वितरण करने के ठेके दिए जाते हैं। एक नहीं, हजारों टाइप के इनके भी काम होते हैं। वैसे ही आईजीएनपी में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में, तो नहरों को आगे बनाने का काम होता है। नई नहर आगे जो जहां तक नहर पहुंच गई उससे आगे पहुंचाने के लिए भी ये सारे काम होते हैं। उसमें अर्थवर्क का काम होता है, एक्सकेवेशन जिसको बोलते हैं। आपके पास मान लीजिए ट्रैक्टर हैं, ट्रॉली हैं, ट्रक वगैरह हैं, तो आप वहां रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए, क्योंकि वहां आपके ट्रकों को, ट्रैक्टर्स को काम खूब मिल जाएगा। एक्सकेवेशन का, अर्थवर्क का, जेसीबी वगैरह है आपके पास तो वहां आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। अब इसके बाद में सीमेंट कंक्रीट का काम होता है। नहर जब बनाई जाती है तो उसमें सीमेंट कंक्रीट नीचे की जाती है बेड के अंदर, और उस सीमेंट कंक्रीट के काम के आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, मान लीजिए मशीनरीज वगैरह हैं, तो आप वहां भी वो भी काम कर सकते हैं, वहां रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। ईंटों की टाइल्स होती हैं, वो यदि आपके पास भट्टे हैं और हैं तो टाइल्स वगैरह आप सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जिन ठेकेदारों को काम दिया जाता है वो उसके ऊपर ईंटों की टाइल्स भी लगाते हैं। तो ऐसा मतलब आपके पास जिस टाइप का काम आप जानते हो या जिस टाइप के आपके पास संसाधन हैं वहां आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसी तरह और डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए इनके मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि नए ठेकेदार को लाइसेंस किस विभाग में बनवाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है, कमेंट होता है, और गूगल पर भी ये सर्च किया जाता है, यूट्यूब पर भी ये सर्च किया जाता है कि ठेकेदार तो बनना चाहता हूं, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस डिपार्टमेंट में ठेकेदार बनूं। तो मैं कहना चाहूंगा, यदि आप छोटे रूप से ठेकेदारी करना चाहते हैं, शुरुआत की ठेकेदारी करना चाहते हैं, कम पैसे की ठेकेदारी करना चाहते हैं, बहुत कम पूंजी है आपके पास, तो मैं कहना चाहूंगा आपको नगर पालिका या नगर परिषद में ठेकेदारी का लाइसेंस बनवाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। यदि आपके पास थोड़े संसाधन ज्यादा हैं, यानी ये जो मैंने बताया है, ये रजिस्ट्रेशन आप 1 लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए की पूंजी आपके पास है, तो आप, क्योंकि नगर पालिका में छोटी छोटी सीमेंट सीसी रोड जिनको बोलते हैं उनके काम काफी निकलते हैं, नालियों के काम काफी निकलते हैं, नाले बनाए जाते हैं उनके काम निकलते हैं, रोड वगैरह की लोकल जो शहर की रोड होती हैं उनके अंदर मेंटेनेंस का काम होता है। तो 2 3 4 5 लाख रुपए आपके पास व्यवस्था है, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा करके आराम से काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मेहनती हैं और काम को जानते हैं, क्योंकि इसमें काम की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। इस सब्जेक्ट पर मैं इसी वीडियो में 14 नंबर पॉइंट पे बात करूंगा, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी तो ये चल रहा है आपका 10वां पॉइंट चल रहा है, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं कहना चाहूंगा, यदि आप नगर पालिका से बड़ा काम करना चाहते हैं तो नगर परिषद में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। नगर परिषद ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होती है, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो वहां की, उस डिस्ट्रिक्ट की जो सारी नगर पालिकाएं हैं वहां भी आप कांटेक्ट ले सकते हैं, और खूब बड़े बड़े काम निकलते हैं। 10-10, 12-12, 15-15, 20-20, 50-50 लाख के सीसी रोड के काम निकलते हैं, बड़े बड़े ड्रेनेज बनाए जाते हैं, गंदे पानी के नाले बनाए जाते हैं, बहुत तरह के काम निकलते हैं। इसके अलावा होर्डिंग्स वगैरह लगाने के, होर्डिंग्स वगैरह उतारने के, जो पोस्टर आप देखते हैं नगर पालिकाओं में जगह लगे रहते हैं, फला कॉलेज का पोस्टर है, इधर एक हॉस्पिटल का पोस्टर लगा हुआ है, इनके सबके ठेके दिए जाते हैं, इनके नियत स्थान होते हैं और उनका कांटेक्ट भी दिया जाता है, आप ये कांटेक्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से काम है। नगर पालिका का कचरा वितरण का काम होता है, कचरा उठाने का काम होता है, ये कांटेक्ट भी
बहुत से ठेकेदार लेते हैं, मृत पशुओं के ठेके भी लिए जाते हैं। ऐसे एक नहीं सैकड़ों काम होते हैं। आप ये इस डिपार्टमेंट में आप जिस तरह के काम जानते हैं वैसे काम आप ले सकते हैं। इसके अलावा बिजली विभाग में कौन कौन से काम होते हैं, तो बिजली विभाग में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए आप पोल वगैरह का काम जानते हैं, पोल रोपने का काम और उनके ऊपर वायरिंग करने का काम, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम आप यदि अच्छी तरह से जानते हैं तो इसके लिए आपको अलग से डिप्लोमा या डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियर रखना पड़ता है, जिसका उनकी भाषा में कुछ अलग बोलते हैं, और सिविल इंजीनियर भी रखना पड़ता है। क्योंकि छोटे जब डी क्लास ठेकेदार होंगे तब आपके साथ में ये सारी बंदिशें नहीं होंगी, आप हायर कर सकते हैं। मगर जब आप बड़े ठेकेदार बन जाएंगे तो आपके पास आपको इंजीनियर रखने की महती आवश्यकता होती है, इसलिए आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी में मैं पीडब्ल्यूडी को सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मानता हूँ, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में छोटे से लेकर बड़े तक सारे काम होते हैं। एक बार यदि आपने पीडब्ल्यूडी में डी क्लास में रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो धीरे धीरे उसी रजिस्ट्रेशन को आप प्रमोट करवा करके बड़े ठेकेदार बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि ठेकेदार कितना % कमाते हैं या ठेकेदार कितना कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर आदमी की ये तलब रहती है, हर आदमी ये जानना चाहता है कि आखिर ठेकेदार कितना कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात निश्चित है कि ठेकेदार पैसा कमाने के लिए आया है, मगर उसके साथ साथ एक अच्छे ठेकेदार को पैसा कमाने के साथ साथ अपनी इमेज भी बनानी होती है, क्योंकि उसे बड़ा ठेकेदार बनना होता है। एक दिन का काम नहीं है, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ सकती, इसलिए उसे मजबूत काम करना पड़ता है, लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ता है। और जब लंबी रेस का घोड़ा बनता है तो वो एक स्थिर चाल से चलता है, क्योंकि बहुत जल्दी चलेगा वो आखड़ के गिर जाएगा, ठोकर लग के गिर जाएगा। मगर जो धीरे धीरे अपनी एक निश्चित स्पीड से चलता है वो आदमी अच्छा या लॉन्ग रनर कह सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, जो ठेकेदार एक अपना मार्जिन निश्चित कर लेता है कि मुझे 10% कमाना है, मुझे 8% कमाना है, मुझे 7% कमाना है, ये मैं अच्छा पैसा बता रहा हूं आपको, इतना ही प्रॉफिट नेट होता है ठेकेदार को। कोई कहने को कुछ भी कह देवे, मगर इसमें एक सच्चाई और है कि ठेकेदार फिर करोड़पति कैसे बन जाते हैं, लखपति कैसे बन जाते हैं, धनवान कैसे बन जाते हैं, रिच कैसे बन जाते हैं, उसका भी एक कारण बताऊंगा आपको इसी वीडियो में, इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। उसका कारण ये है कि ठेकेदारों का जब बड़े ठेकेदार हो जाते हैं तो टर्नओवर बहुत अच्छा हो जाता है। एक ठेकेदार के 3-3, 4-4, 5-5, 7-7, 10-10 साइट्स चलती रहती हैं, और लेबर के लिए अलग अलग साइट्स के लिए अलग अलग लेबर्स, अलग अलग इक्विपमेंट्स, अलग अलग इंजीनियर्स, अलग अलग सुपरवाइजर्स, अलग अलग अकाउंटेंट्स रखने होते हैं। उन सब की कैपेसिटी जिस ठेकेदार की होती है वो करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा जाता है, और जिस ठेकेदार की ये कैपेसिटी नहीं होती, या जो ठेकेदार घानी की बैल की तरह आंख बांध करके पट्टी बांध करके उसी सर्किल में घूमता रहता है, उसी डिवीजन में घूमता रहता है, उससे आगे न तो वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाता, न अपने लेबर को बढ़ाता, न अपने स्टाफ को बढ़ाता। बस ठीक है 20, 30, 50 हजार रुपए महीने के आ रहे हैं कमाई के, और वो राजी होके बैठ जाता है, तो वो वैसा का वैसा डी क्लास ठेकेदार रह जाता है। ये मेरा तजुर्बा है, मैंने देखा है, पाया है, समझा है और किया है। तो आप भी यदि बड़े ठेकेदार बनना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं और अरबपति बनना चाहते हैं, तो ठेकेदारी से अच्छा बिजनेस कोई नहीं हो सकता। बात आती है कि इसमें आपको पढ़ाई कितनी चाहिए, पढ़ना कितना चाहिए। तो देखिए, ठेकेदारी करने के लिए कोई विशेष डिग्री की आवश्यकता कंपलसरी कंडीशन नहीं है। एक तो कंडीशन होती है साधारण कंडीशन, एक होती है कंपलसरी की, इसके बिना तो आप ठेकेदारी कर ही नहीं सकते। आप 10वीं 12वीं पढ़े लिखे हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, ध्यान से सुन लीजिए, जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आता है तो आप ठेकेदारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि बीए पास हैं, एमए पास हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, आप डिग्री होल्डर हैं, डिप्लोमा हैं,
तो भी आप ठेकेदारी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ठेकेदारी में कितने ऑप्शन हैं, ध्यान से सुनिए। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है। आपने MBBS किया है और आपका डॉक्टरशिप का काम नहीं चल रहा, तो आप ठेकेदारी कर सकते हैं। हाँ, यही तो ताज्जुब है इस डिपार्टमेंट में, इस विभाग में, यही तो खासियत है। आपके पसंद नहीं आया, ठीक है, डॉक्टरी का काम करना, कोई बात नहीं, आप ठेकेदारी कर सकते हैं। मगर ठेकेदारी में अनुभव की जरूरत होती है। अनुभव हायर भी किया जा सकता है, अनुभव सर्विस पे लगाया जा सकता है, ये भी फैसिलिटीज हैं। तो मान लीजिए आप एक वकील हैं, वकालत आपकी नहीं चल रही, तो कोई बात नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वकील होने का मतलब है आपको सारे साम दाम दंड भेद सब आते हैं। तो सब जब आते हैं तो ठेकेदारी में और क्या चाहिए, यही सब चाहिए। और यही सब चाहिए तो वकील के लिए भी ये पेशा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे अच्छे वकीलों को मैंने देखा है जिनका पेशा नहीं चला, जिस पेशे में वो आए थे वकालत के पेशे में वो नहीं कर पाए, मगर ठेकेदारी में सक्सेस हो गए। तो आप कर सकते हैं, ठेकेदारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कम पढ़े लिखे हैं, ध्यान से सुनिए, आप अंगूठा छाप, मैंने देखे हैं अंगूठा छाप ठेकेदार यदि हैं, और आपका लड़का पढ़ा लिखा है, ध्यान से सुनिए, आपका भाई पढ़ा लिखा है, तो आप उसके नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उसके साथ में पार्टनर बन जाइए। आपको अनुभव है, दूसरे को अनुभव नहीं है, जो पढ़ा लिखा है उसको अनुभव नहीं है, मगर आपको नॉलेज है, आप काफी दिनों से मिस्त्री हैं, काफी दिनों से सब सुपरवाइजर हैं, काफी काम आपने करवाए हैं, ठेकेदारों के पास 20 साल से रह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। काम साइट पे आप संभाल लेंगे, आपका लड़का, बेटा या भाई जो भी है आपके साथ पार्टनर है, उसको पार्टनर बना लीजिए। ऑफिस का काम वो देखता रहेगा, जोड़ बाकी गुणा भाग का जो भी करना है वो करता रहेगा, और आप साइट पे काम करवाते रहेंगे। ऐसे भी ठेकेदारी की जा सकती है। इसके अलावा एक बात और ताज्जुब की बात है, आपके पास पैसा भी नहीं है, ध्यान से सुनिए, आपके पास 1-2 लाख रुपए भी नहीं है, 50,000 रुपए भी नहीं है, आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आप गांव के रहने वाले हैं, अब भी आप ठेकेदारी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, यही तो ताज्जुब है इस काम का। वो भी आप कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए आप किसी शहर में रहते हैं, शहर में चौराहे के ऊपर गाड़ियां आती रहती हैं, ट्रक वगैरह आती हैं, वहां ईंटों के ट्रक आते हैं, क्रेशर के ट्रक आते हैं, बजरी के ट्रक आते हैं, जिसको मोरस बोलते हैं, मोरस नहीं सॉरी सैंड बोलते हैं, वो ट्रक आते हैं। तो इसकी भी ठेकेदारी कर सकते हो आप, क्योंकि शहर में एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों वर्क चलते हैं, और उनको सीमेंट ग्रिड की जरूरत होती है, सैंड की जरूरत होती है, स्टोन की जरूरत होती है, स्टोन क्रेशर की जरूरत होती है, और ब्रिक्स वगैरह की जरूरत होती है। तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए आप ये ठेकेदारी कर सकते हैं, जिसको कुछ लोग दलाली बोलते हैं, कुछ लोग ईंट सप्लायर बोलते हैं, कुछ लोग क्रेशर सप्लायर बोलते हैं। तो वहां जाकर अगर आप चौराहे पर खड़े रहिए, मान लीजिए एक गाड़ी आई है रात को 7 बजे, अब ड्राइवर को ये रहता है कि अपना गांव यहाँ से 10 किलोमीटर है, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को, 10 किलोमीटर गांव है, तो ड्राइवर ये चाहता है कि घंटे भर में, 2 घंटे में, यानी 10 बजे तक ये ट्रक खाली करके मैं कैसे न कैसे घर जाके मेरे माता पिता को, बुजुर्ग माता पिता हैं, उनको संभाल के आ जाऊं, गांव के पास आ गया हूं, तो ये रात को खाली करने की वो जल्दी करता है। तो फिर वो ऐसे दलालों को ढूंढते हैं, जिनको दलाल कर सकते हैं आप, साधारण भाषा में इनको ठेकेदार भी कहते हैं। तो उनको ढूंढता है और उनको कहता है मेरे को ईंट डलवानी है, एक गाड़ी ईंट की है, ये डलवा के नक्की करो यार, कैसे भी मैं मेरे घर चला रहा हूँ रात को। तो मान लीजिए ईंट के दाम 7,000 रुपये पर 1000 के हैं, तो वो उनको कहता है मैं 6500 में डाल दूंगा, तू डलवा यार। तो वो क्या करेगा, किसी न किसी कमठे वाले के नंबर होते हैं उनके पास, ऑलरेडी दिन में वो बुक करके रखता है कि हाँ साहब आपको ईंट चाहिए, ये ईंट है, ईंट का सैंपल, वो 5-7 भट्टों की ईंटें आती हैं शहर में, तो वो सब ईंटों के भट्टे के अपने क्या कहना चाहिए सैंपल रखता है, और फिर उन सैंपलों को पास करवा लेता है और बोलता है 7,000 रुपये लगेंगे, आप कहो तो रात को गाड़ी आएगी, डलवा दूं क्या आपकी साइट पे? तो वो कह देगा डलवा दो। तो उनको फोन करता है तुरंत, हेलो मैं हुक्म सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। कहिए हुक्म सिंह जी क्या बात है? वो आपने ईंट के ट्रक का कहा था ना, एक ईंट का ट्रक डलवाना है, अर्जेंट था आपके। बोले हाँ।
तो अर्जेंट है तो अभी डलवा देता हूँ, अभी तो गाड़ी आई हुई है, आप कहो तो डलवा देता हूँ, मगर 7100 रुपये लगेंगे, 7100 रुपये। अरे नहीं नहीं यार, 7000 की बात हुई थी अपनी। साहब बात तो हुई थी, मगर अब रात का टाइम है और सुबह आपके 8 बजे से पहले गाड़ियाँ नहीं आएंगी, और 8 बजे से पहले गाड़ियाँ नहीं आएंगी तो आपका काम खोटी हो जाएगा, लेट हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ 150 रुपये की तरफ मत देखिए आप, और डलवा लीजिए। तो वो कहता है चलो यार 7100 में ही डलवा दो, तो वो डलवा देता है। अब देखिए 600 रुपये पर 1000 ईंट के बच गए उसके, और वहाँ जाके वो खाली करवाता है, तुरंत अगले से पैसा लेता है, और 600 रुपये पर 1000 के हिसाब से 6000 ईंट हैं तो 36, यानी 3600 रुपये एक गाड़ी में पड़ गए उनके। और यदि मान लीजिए वो 2 गाड़ियां डलवा देता है, दिन भर में 5 गाड़ियां डलवा देता है, 4 गाड़ियां डलवा देता है, उसके लोगों से लाइजन टर्म्स अच्छे होते हैं और साख अच्छी होती है, तो वो आदमी भी लाखों रुपए महीना कमाते देखे गए हैं, पाए गए हैं, और आज भी कमा रहे हैं, और हर शहर में कमा रहे हैं। जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में भी कमा रहे हैं। उनको भी लोग ठेकेदार बोलते हैं, हालांकि वो कोई रजिस्टर नहीं होते, कोई उनका लाइसेंस नहीं होता है, मगर फिर भी उनको ठेकेदार बोलते हैं। तो ऐसे भी कमाते हैं। कुछ ठेकेदार जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो हर घर में आजकल निर्माण कार्य करवाया जाना बहुत जरूरी हो जाता है। हर आदमी अपना 2 कमरों का मकान ही चाहे बनाए, मगर पक्की छत बनवाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे ठेकेदारों को वो काम देते हैं जिनको वर्क का नॉलेज तो होता है, मगर किसी डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड नहीं होते। उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। वो लोग बात करते हैं उससे पर स्क्वायर फीट की, यानी जैसे मान लीजिए 40 × 30 का मकान बनाना है उसको, तो वो सीधा सा हिसाब जानते हैं अपना। 4 × 12 बोले 1200 फीट हो गया, 100 फीट ये हो छज्जा हो जाएगा, 150 फीट ये हो जाएगा, अंदर की रेक वगैरह हो जाएंगी, छज्जे बाहर निकलेंगे वो हो जाएंगे। ऐसे कर कर आके उसको 1400 फीट में एग्री कर लेते हैं कि हाँ साहब 1400 फीट काम हो जाएगा आपका, और पर फीट में 200 रुपये स्क्वायर फीट के लूंगा, छत की नपाई ऐसे होगी। वो सारी बातें उनको बता देते हैं। उसमें क्या क्या काम करते हैं वो, उसमें वो ये काम करते हैं कि कच्चा फर्श डालते हैं, पक्का फर्श नहीं डालते हैं उसमें। कुछ ठेकेदार जो पक्का फर्श डालते हैं, मार्बल टाइल्स वगैरह लगाते हैं, वो एक्स्ट्रा लेते हैं, इससे रेट अलग लेते हैं। ये जो ठेकेदार मैं बताता हूँ वो आपको 170 रुपये से 200 रुपये स्क्वायर फीट में काम कर देते हैं। वो चारों तरफ की लिपाइयाँ वगैरह कर देते हैं। लिपाई जिसका मतलब प्लास्टर आप बोल सकते हो, वो कर देते हैं। छत वगैरह RCC की या स्टोन स्लैब की जैसे आप डलवाते हैं, उसके 5, 10, 20 रुपये एक्स्ट्रा लेकर के करवा देते हैं। उसके लिए उनको वाटर टैंक अलग से बना के देना पड़ता है, या वाटर टैंक के चार्जेस वो अलग से लेते हैं आपसे। और किचन वगैरह के जो फिनिशिंग का काम है, जैसे टाइल्स वगैरह का है, स्लैब का काम है, लेटरिन बाथरूम की शीट्स वगैरह लगानी है, उनमें टाइल्स वगैरह लगानी है, उस काम के आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, मगर वो काम आपका कंप्लीट कर देते हैं। मटेरियल सारा आपको सप्लाई करके देना पड़ता है। और कुछ ठेकेदार तो उसमें मटेरियल साथ में भी लेकर काम करते हैं, उसकी रेटें अलग होती हैं। और कुछ ठेकेदार इसी रेट में काम तो करते रहते हैं, मगर उसके साथ वो जो मैंने बताया था ना, वो 600 रुपये वाला मामला आपको ईंटों वाला, वैसे कॉन्ट्रैक्ट भी साथ में लेते रहते हैं। ईंटें डलवानी है, बोले साहब मैं मंगवा दूंगा आपको, ये 7000 रुपये की रेट चल रही है, वो 7000 रुपये ईंटें डलवा देता है। मालिक को पता ही नहीं चलता कि कब कौन कितना इसमें कमीशन खा गया, और काम चलता रहता है। ऐसे भी ठेकेदार हैं। अब बात आती है कि ठेकेदार फेल क्यों हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठेकेदार कितना % कमाते हैं बता ही दिया आपको। अब बात आती है ठेकेदार फेल क्यों हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही टॉपिक शानदार है, आपको सुनने के लायक है। आप यदि इसमें चूक गए तो आप जीवन में कभी भी ठेकेदारी में सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए इस टॉपिक को जरूर सुनिए। अभी आने वाले 10 मिनट और लगेंगे वीडियो को पूरा करने में, क्योंकि आप लोगों की फरमाइश थी कि लंबा वीडियो बनाइए, डिटेल्ड वीडियो बनाइए, जिसमें सारी बातें समाहित हों। तो ये सारी बातों का वीडियो लंबा होना तो निश्चित ही था। आप समझिए, मैं 34 मिनट हो गए अभी बोलते हुए। एक 70 साल का आदमी निस्वार्थ भाव से, कोई मेरा लालच नहीं है आपको समझाने का, मेरा सिर्फ एक ही लालच है कि मैं चाहता हूं कि मैंने जिस पैसे में कमाया है, एक नहीं लाखों ठेकेदार मैंने मेरे जीवन में आज तक मेरी साइट्स पे बना दिए, और लाखों ठेकेदार मैं
यूट्यूब के द्वारा बनाना चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है। मैं मानता हूं कि यूट्यूब पैसे देती है, मगर वो पैसे इतने ही देती है जितने मेरे यूट्यूब के वीडियो अपलोड करने में, एडिट करने में जो स्टाफ रखने पड़ते हैं उनके चार्जेस लग जाते हैं। मैं केवल और केवल निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा करने के लिए, क्योंकि जिस पैसे से मैंने कमा के खाया है उसी पैसे से मैं आपको कमाते हुए, अच्छा कमाते हुए देखना चाहता हूं और आपको फेल होते हुए नहीं देखना चाहता। 3 तरह के लोग ठेकेदारी में फेल होते हैं, ध्यान से सुनिए। पहला, आलसी। ठेकेदारी का और आलस का कोई मुकाबला नहीं है। एक दो है, आप कहो तो मैं सुना दूं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरोस्ति महान रिपु। आलस्य मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। विद्या को न चोर हार सकता है, न चोर हार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। ध्यान से सुनिए। इसके साथ ठेकेदार में भी ये 5 गुण होने चाहिए जो विद्यार्थी में होते हैं। वो 5 गुण ठेकेदार में होने चाहिए। कौन कौन से? काक चेष्टो वकाध्यायी स्वान निंद्रस्तेव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी नाम 5 लक्षण है। ये 6ठी क्लास में दोहा मैंने पढ़ा था। मेरे गुरुजी ने डंडे मार मार के पढ़ाए थे। मैं उन गुरुजी को, आज वो जहां भी हैं इस संसार में नहीं रहे, मगर ईश्वर के कहीं भी सानिध्य में हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और दिल से धन्यवाद देता हूं उनका कि वो जहां भी हैं ईश्वर उनकी मदद करे। ये 5 गुण आप में होने चाहिए। न भातृभाज्यम, ये तो विद्या का आ गया, वो थोड़ा सा जी याद नहीं आ रहा है। हाँ, स्वान निंद्रस्तेव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी नाम 5 न। काक चेष्टो, कौवे किसी चेष्टा होनी चाहिए। गुरुजी का नाम लेते ही थोड़ा भावुक हो गया हूं, माफ करना, हार्ट पेशेंट हूं। काक चेष्टा, कौवे किसी चेष्टा ठेकेदार में होनी चाहिए। चपक लेवे, दपक लेवे। कौवा मार नहीं खाता है। कभी कभी देखा है आपने तीर कमान से कौवे को मारते हुए? किसी को नहीं मार खाता है। वैसे ही ठेकेदार को कभी मार नहीं खानी चाहिए। काक चेष्टो वकाध्यायी, बुगले का सा ध्यान। एकाग्रचित होकर बुगला नदी में खड़ा रहता है और जब भी नीचे कुछ आया गटक लिया। तो यही ठेकेदारी में होना है। काक चेष्टो वकाध्यायी स्वान निंद्रस्तेव च, कुत्ते किसी नींद। अब बोलने में थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, दादाजी हमें ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं, मगर कुत्ते की नींद का मतलब है तुरंत सोया और तुरंत जाग गया। अलर्ट होना चाहिए, अलर्ट मोड में रहना चाहिए। स्वान निंद्रस्तेव च अल्पहारी, थोड़ा खाने वाला। 2 रोटी खा ली बाजरे की, ऊपर 1 किलो दही पी लिया और आधा लोटा पानी पी लिया और खा करके सो गए। लो साहब, ठेकेदार जी बोलो सो रहे हैं। अब सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे भाई? ज्यादा मत खाया करो। जो ठेकेदार ज्यादा खाते हैं, संतुलित आहार कीजिए, अंकुरित आहार कीजिए। आपको साइड्स पे बहुत कुछ अटर बटर खाना पड़ता है, इसलिए मैं कहूँगा घर पे जब भी खाएं अंकुरित आहार लीजिए, फ्रूट्स वगैरह लीजिए और अच्छा खाना खाइए। काक चेष्टो वकाध्यायी स्वान निंद्रस्तेव च अल्पहारी, थोड़ा खाने वाला। गृह त्यागी, घर को त्यागने वाला। मैं ये नहीं कहता कि आपका झालावाड़ काम चल रहा है तो आप 6 महीने झालावाड़ ही रहे। नहीं, आप झालावाड़ से आइए, हफ्ते में 1 बार आइए, मगर रात को झालावाड़ गए और सुबह दूसरे दिन आ गए, कोई मतलब नहीं है। जाने का कोई औचित्य नहीं है। 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, या राजस्थान से गुजरात आप जाते हैं तो वहां 2, 3, 5 दिन अपने साइट पे रहिए और व्यवस्थित तरीके से अपने काम को संभालिए। अब बात आती है ठेकेदार कैसे फेल होते हैं। ठेकेदार का फेल होने का कारण मैंने ये बता ही दिया। ये चीजें आप में, यदि ये 2 इनमें से कोई दोष है आप में, तो आप निश्चित रूप से सक्सेस नहीं होंगे। व्यसनी ठेकेदार, खाने पीने का, बोलने का, बोलने में व्यसन बहुत होता है। एक ठेकेदार जी थे हमारे, कंधे पर हाथ रखे, अरे, और फिर वो गाड़ी निकाल देते। इतनी गंदी गाड़ी कि मैं तो 1 लाख रुपए मेरे को आप एक गाली निकालने के दो तो भी नहीं निकाल पाता, इतनी गंदी गाड़ी। और जब उनको कहते ठेकेदार जी ये क्या कह दिया आपने, मेरे को गाड़ी निकाल दी। अरे यार गाली कहाँ, ये तो हमारी बोली है। अरे भाई बोली को अच्छी बनाओ, बोली को ऐसी बनाओ, बोली ऐसी बोलिए ही तराजू तो औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसी स्पष्टवादिता
और शानदार बोली बोलिए, क्योंकि ठेकेदारी में आपके एक एक शब्द की कीमत होती है। आप कहाँ क्या हाँ बोलते हैं और कहाँ क्या ना बोलते हैं, इसका मतलब होता है आपकी लोग एक एक वर्ड्स को, एक एक शब्द को, आपके शब्दों को लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं और उसको याद रखते हैं कि आपने क्या कहा था। आपकी एक ना और एक हाँ आपको डुबो सकती है, आपको तिरा सकती है। इसलिए ठेकेदारी में ये सारी बातों का ध्यान रखें। ठेकेदारी में सबसे बढ़िया टिप जो मैं देना चाहता हूं वो है आपके काम की क्वालिटी होनी चाहिए। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी क्वालिटी बड़ी शानदार होनी चाहिए। यदि आपकी क्वालिटी अच्छी है, दुनिया में कोई माई का लाल आपको हराने वाला नहीं है। एक अधिकारी थे मेरे साथ में, मेरे डिपार्टमेंट में, जिनसे मेरी कोई वाद विवाद थोड़ा सा हो गया था, तो मैंने उनको थोड़ा सा, हालांकि ठेकेदार को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर मेरा भी जवानी का टाइम था और खून खोल रहा था, तो जब उन्होंने मुझे कुछ गलत कहा तो मैंने भी उनको गलत कह दिया। तो उन्होंने, एक एएन साहब बैठे थे, उनको पूछा, बोले ये किसके बलबूते पर इतना बोल रहा है? तो वो एएन मुझे अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कहा साहब ये किसी के बलबूते पर नहीं बोल रहा, ये अपनी क्वालिटी के बलबूते पर बोल रहा है। अपने इस डिपार्टमेंट में इसकी क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, मैंने जितने भी टैंक बनाए हैं, जितने भी आरसीसी ओवर टैंक बनाए थे, उनमें ये दावे के साथ कहता था कि एक बूंद टपकता हुआ पानी जब मैं डिपार्टमेंट को सौंप देता हूं वर्क, उसके बाद में एक बूंद पानी यदि टपकता हुआ मिल जाए तो आप मेरे पास लाना और मैं 1000 रुपये आपको इनाम कर दूंगा। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, फक्र के साथ कहता हूं, वो 40-40 साल से वो टैंक खड़े हैं और मुझे उनको देख करके गर्व होता है। तो वर्क करें, क्वालिटी मेंटेन कीजिए। जो ठेकेदार क्वालिटी मेंटेन करता है वो ठेकेदार कभी अनसक्सेस नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें आपको ये लगेंगे दादाजी ने इतना देर टाइम खराब कर दिया, मगर आप यदि इन बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ठेकेदारी में आपका बड़ा ठेकेदार आप कैसे बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी के कारण और ज्यादा भावुक हो गया। अभी तक भी मैं उस बात को भुला नहीं पाता हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे डांटते बहुत थे, पीटते बहुत थे, पुचकारते भी बहुत लाड से थे, इसलिए उनकी याद आना वाजिब है। बात करते हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन बड़ा कैसे करें। तो ठेकेदार आप डी क्लास का शुरुआत में अपना रजिस्ट्रेशन डी क्लास में करवाइए। डी क्लास के बाद में आप जो ही आपके 12 महीने, 6 महीने, 2 साल जो डी क्लास के नॉर्म्स हैं उनको आप पार कर लेंगे या उनको अचीव कर लेंगे तो आप सी क्लास में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सी क्लास के बाद में आप 1-2 साल बाद में बी क्लास में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, अपग्रेड होता रहेगा, और बी क्लास से फिर ए क्लास में करवा लीजिए और ए क्लास से आप डबल ए क्लास में करवा लीजिए, और धीरे धीरे आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है कि ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ठेकेदार का लाइसेंस बनवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स में आपको पहला डॉक्यूमेंट चाहिए पैन कार्ड, जो आजकल सामान्य नागरिकों के पास, या यूं कह सकते हैं थोड़े से पढ़े लिखे और समझदार जिनको कह सकते हैं, या थोड़ा सा जिनके पास पैसा है, पैन कार्ड सबके पास होता है। दूसरा आधार कार्ड की जरूरत होती है। तीसरा एड्रेस प्रूफ करीब करीब सबके पास होता है। चौथा बैंक में अकाउंट खुलाना पड़ता है आपको। अकाउंट का ये ध्यान रखें कि आपका सेविंग अकाउंट नहीं चलेगा, करेंट अकाउंट खुलाना पड़ता है जो कंपनी के नाम से, फर्म के नाम से, या आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं उसके नाम से होगा। अगली बात आती है कि हैसियत प्रमाण पत्र। तो हैसियत प्रमाण पत्र कई डिपार्टमेंट में बनाए जाते हैं, कई डिपार्टमेंट में नहीं भी बनाए जाते हैं शुरुआती रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हैसियत प्रमाण पत्र भी आपका तहसील हेडक्वार्टर पर बन जाएगा। आप तहसीलदार जी को लिख करके दीजिए, शुरुआती रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो तहसीलदार जी उस लेटर पे मार्किंग कर देंगे पटवारी के नाम से, और पटवारी आपका हैसियत जो भी है, हैसियत में आप अपना घर दिखा सकते हैं, अपना खेत दिखा सकते हैं, अपने लैंड दिखा सकते हैं, अपने प्लॉट दिखा सकते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं, सर मेरी हैसियत कैसे बनेगी, मेरे नाम तो कुछ है ही नहीं, पिताजी के नाम पे है।
पिताजी के 2 लड़के हैं तो पिताजी के 2 लड़के हैं तो पिताजी एक एफिडेविट दे देंगे कि इतनी मेरी सारी जायदाद है, उसमें से 2 पातियां होंगी और 1 पाती इसकी आएगी, तो इतनी हैसियत तो आपकी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा वहाँ उनको गाइड करेंगे तो बन जाएगी। अब बात आती है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की। तो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट राजस्थान में डी क्लास ठेकेदारी करने के लिए, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में करें, उसके लिए 50,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देनी पड़ती है, जो FDR के थ्रू दी जा सकती है, जो NSC KVP के थ्रू दी जा सकती है, वो दी जा सकती है। वो आपके नाम होगा मगर डिपार्टमेंट में प्लेस करवाना पड़ेगा, या आप अधिशासी अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसके पास भी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनके नाम बनवा लीजिए और साथ में अपना नाम डाल दीजिए। ये आप वहाँ उनसे पूछ लीजिए। अब बात आती है कि वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट ठेकेदारी का एक मस्ट कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, वो आपको लेना पड़ेगा। तो वर्क नॉलेज आप किसी ठेकेदार के यहाँ जहाँ आपने काम किया है, मान लीजिए आप तजुर्बेदार हैं, उम्र दराज हैं, तो आपने कहीं न कहीं जरूर काम किया होगा, चाहे लेबर का किया है, चाहे किसी जैसे आप डेजिग्नेशन थी आपकी, उस डेजिग्नेशन के नाम से आप रजिस्टर वहाँ उनसे नॉलेज सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और आपका वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट हो जाएगा। और यदि आप सिविल इंजीनियर हैं, डिप्लोमा इंजीनियर हैं, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट B क्लास में भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अब बात आती है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगी कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट्स होते हैं कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जमा कराते हैं वो हम ठेकेदारी नहीं करें तो आपको वापस मिल जाएगी, बशर्ते कि आपके काम में जो वर्क आपने किए हैं, जो वर्क ऑर्डर आपने लिए हैं, उनमें कोई कमियां नहीं है, उनमें कोई ड्यू नहीं है, तो आपको वापस मिल जाएगी। यदि ड्यू है तो पहले ड्यू काटा जाएगा और उसके बाद में दी जाएगी। अब बात आती है कि कितने दिन में ये बन जाएगा। तो करीब 1 महीना लगता है। ये आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको संबंधित डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। मैं कहूँगा आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको करवाना है, मगर डिपार्टमेंट में जा करके, जिस डिपार्टमेंट में आपको करवाना है, वहाँ जा करके आप, वहाँ बाबूजी बैठते हैं जिनको रजिस्ट्रेशन बाबू कह सकते हैं, कुछ लोग कैशियर के पास भी ये काम दे देते हैं, वहाँ उनसे मिलिए। वो आपको अकाउंटेंट महोदय से मिलाएंगे और वो आपको सारा प्रोसीजर बता देंगे, फॉर्म वगैरह बता देंगे, नॉमिनल फीस होती है वो बता देंगे, और आप सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके दे दीजिए। 1-2 बार हफ्ते में 4-6 दिन से आप बाबूजी से मिलते रहिए, क्योंकि जो नया रजिस्ट्रेशन बनता है उसमें और कई डॉक्यूमेंट्स कुछ मांग सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आपको जाना पड़ता है। तो वो आप मिलते रहिए और मिला के ये महीने भर में आपका रजिस्ट्रेशन तैयार हो जाएगा। और जो ही रजिस्ट्रेशन आपका तैयार हो जाए तो आप डिपार्टमेंट आपके पास NIT भेजेगा और नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जो भी निकलते हैं वो भेजेगा, और उसमें आप पार्टिसिपेट करिए और काम लीजिए और अच्छा पैसा कमाइए। आशा है मैं वीडियो में आपको पूरा समझा पाया हूँ। यदि फिर भी आपके कोई कमेंट्स हों, जरूर मुझे एक आदमी जो भी ये वीडियो देख रहा है जरूर कमेंट करें कि ये बात आप दादाजी भूल गए, ये बताना चाहिए था। मैं जरूर अगले वीडियो में इसका छोटा एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें जरूर उन बातों को समाहित करूंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। इस वीडियो को रोकिए मत। क्यों नहीं रोकिए कि देखिए 50 मिनट का ये वीडियो लगातार मैंने मेरे विवेक से बनाया है। इस चीज को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। उन लोगों को पहुंचाइए जो मिस्त्री का काम करते हैं, जो लेबर का काम करते हैं, जो ठेकेदार हैं ऑलरेडी या ठेकेदार बनना चाहते हैं, जो बेलदार हैं, जो सप्लाई का काम करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस वीडियो की जरूरत है, क्योंकि आपको जिस वीडियो की जरूरत है वो आपके अच्छे दोस्तों को भी जरूरत है। इसलिए इसको रोकिएगा मत और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, यदि नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज आपके और बहुत ज्यादा काम के हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, सबसे ज्यादा अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, क्योंकि माँ बाप आज इस योग्य नहीं होते तो आप और हम ठेकेदार बनने की बनना तो अलग है, सोच ही नहीं सकते। इसलिए आप जो भी हैं, आप अपने माँ बाप, भाई बंधुओं और परिवार के बेटे हैं, इसलिए परिवार का ख्याल रखिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।